76 मैक्स हॉस्पिटल। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक की तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। अब तक आपने बढ़ा। निखिल जो कब से निहारिका को ही ऑब्जर्व कर रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे पर वह काफी गहराई से निहारिका को देख रहा था। निखिल ने जब उसके हाथ से खून बहता हुआ देखा तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और निहारिका की तरफ बढ़ गया। निखिल ने निहारिका की हाथ को पकड़ा और निहारिका को अपनी तरफ मोड़ दिया। यह देखकर एक पल के लिए निहारिका हैरान रह गई। उससे ज्यादा हैरान तो यहाँ दो लोग और भी थे, जो थे अक्षय और रॉकी। वो दोनों निखिल की इस एक्शन से काफी हैरान थे और हैरानी से निखिल को देख रहे थे। निखिल ने वह रुमाल निहारिका की हाथ पर बांध दिया। निहारिका तो बस निखिल को देखते रह गई। निखिल की आंखों में अपने लिए चिंता और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर निहारिका को भी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अब आगे मैं निखिल को अपने नजदीक आने से रोकना चाहती हूँ, लेकिन उसकी आंखों में दिखाई देने वाली चिंता ने मुझे थोड़ा सा कमजोर कर दिया है। निखिल मेरे नजदीक मत आओ, मेरे नजदीक आओगे तो जल जाओगे। निहारिका अपने मन में ये सब कहा रही थी और फिर उसने निखिल से अपनी नजर हटा ली। अक्षय ने चारों तरफ देखते हुए निहारिका से पूछा, निहारिका यहाँ क्या हुआ था? अक्षय की नजर उस लड़की पर पड़ी जो चुपचाप खड़ी थी। जब उसने अक्षय की नजर खुद पर महसूस की तो वह घबरा गई। निहारिका उस लड़की के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया और अपने भाई से कहने लगी, भाई ये चारों लड़के इस लड़की के साथ काफी बदतमीजी कर रहे थे। अक्षय और रॉकी ने उन चारों लड़कों को दिखाया जिनकी हालत सच में काफी खराब थी। निखिल तो उन चार लड़कों को अपनी जलती हुई आंखों से देख रहा था। जब उन चारों लड़कों ने निखिल को देखा तो उनकी तो रूह कांपने लगी। पहले ही वह निहारिका से डर रहे थे और अब निखिल का ये रूप देखकर तो उनकी बॉडी में एक अलग ही डर बैठ गया था। रॉकी ने अपनी बॉडीगार्ड को इशारे से उन चारों लड़कों को हॉस्पिटल भेजने के लिए कह दिया। रॉकी का इशारा पाकर बॉडीगार्ड उन चारों लड़कों को वहां से ले गए। निहारिका अब धीरे धीरे कमजोरी होने लगी थी और वह नीचे गिरने ही वाली थी, तभी निखिल ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। रॉकी निखिल की हर एक हरकत को देख रहा था और अक्षय को भी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। अक्षय ने निखिल से कहा, पहले हम हॉस्पिटल चलते। निहारिका इस वक्त काफी वीक हो गई थी। अक्षय निहारिका को अपनी बाहों में उठाने ही वाला था कि तभी निखिल ने मजबूती से निहारिका को अपनी बाहों में उठा लिया और आगे बढ़ गया। निहारिका इतनी कमजोर थी कि उसने अपने हाथ निखिल के इर्द गिर्द घुमा दिए और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। अक्षय तो बस निखिल को देखा ही रह गया। उसने एक नजर अपने खाली हाथ को देखा, फिर निखिल के पीछे पीछे चल गया। रॉकी ने उस लड़की को भी अपने साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहा क्योंकि उस लड़की की भी हालत काफी खराब थी और वो लड़की भी उनके साथ चली गई। मैक्स हॉस्पिटल। एक प्राइवेट रूम में दो डॉक्टर उस प्राइवेट रूम में मौजूद थे और निहारिका का चेकअप कर रहे थे। निखिल, अक्षय और रॉकी वहां पर खड़े थे जो कि डॉक्टरों को देख रहे थे। निखिल तो काफी बुरी तरह डॉक्टर को घूर रहा था, जिस वजह से डॉक्टर काफी घबराए हुए थे। निहारिका का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आकर उन तीनों से कहा, सर वह थोड़ी वीक है, कुछ दिनों तक आराम करेगी तो वह ठीक हो जाएगी। आप उनका अच्छे से ख्याल रखना। हमने चेकअप कर लिया है और दवाई भी दे दी है। इंजेक्शन की वजह से अभी वह गहरी नींद में सो रही है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। तभी अक्षय ने डॉक्टर से सवाल किया, और उस लड़की का क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, सर वह लड़की भी ठीक है, बस वह थोड़ी घबराई हुई है, उससे ज्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलकर दोनों डॉक्टर वहां से चले गए। निखिल, अक्षय और रॉकी ने राहत की सांस ली। अक्षय जाकर निहारिका के पास बैठ गए, जो कि अब आराम से सो रही थी। तभी ड्राइवर अंकल कमरे में आ गए। अक्षय, रॉकी और निखिल ने उन्हें देखा। ड्राइवर अंकल उन तीनों की नजर खुद पर पाकर घबरा गए। अक्षय ने ड्राइवर अंकल से पूछा, क्या हुआ था वहां? अक्षय की आवाज इस समय एकदम ठंडी थी, जैसा कि वह निहारिका के साथ रहता था। वह अपनी बहन के लिए पजेसिव था और उसकी रक्षा करने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसे इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि वह बस उन चारों लड़कों को जान से मारना चाहता था। ड्राइवर अंकल ने बताना शुरू किया, आज मैं निहारिका बेटी को कॉलेज से ला रहा था। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से निहारिका बेटी ने मुझे दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा और मैंने दूसरे रास्ते से चला गया। आगे जाकर निहारिका बेटी ने कार को रोकने को कहा और कार से उतर गई। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ है, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं भी उनके पीछे ही था। फिर अचानक से वह दौड़ने लगी और दौड़ते हुए वह उन लड़कों के पास पहुंच गई। वह लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। निहारिका बिटिया ने उन्हें रोकने के लिए कहा, पर उन्होंने उल्टा निहारिका बेटी पर गंदे गंदे कमेंट करने लगे। मैं काफी घबरा गया था, इसलिए मैंने आपको फोन करके सब बता दिया। ये बोलकर ड्राइवर अंकल चुप हो गए। पर यह सारी बात जानकर उस हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम का तापमान हाई डिग्री से भी ज्यादा हो गया था। अक्षय, रॉकी और निखिल, इन तीनों को काफी गुस्सा आ रहा था उन चारों लड़कों के ऊपर। रॉकी ने ड्राइवर अंकल को वहां से जाने के लिए कहा। ड्राइवर अंकल वहां से चले गए।
ड्राइवर अंकल के जाने के बाद निहारिका को होश आने लगा। अक्षय ने जब निहारिका को देखा तो उसने अपना गुस्सा शांत किया और निहारिका से कहने लगा, निक्कू। अक्षय की आवाज सुनकर निखिल और रॉकी, जो इस समय काफी गुस्से में थे, उन्होंने भी निहारिका को देखा जो होश में आ रही थी। निहारिका को जब होश आया तो उसने अक्षय की तरफ देखा और अक्षय से पूछा, भाई वह लड़की कहाँ है? उसकी आवाज काफी धीरे थी। निहारिका को उसे लड़की की चिंता हो रही थी जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अक्षय ने जवाब दिया, वह लड़की ठीक है। 77 मेरा नाम वेदिका है। अब आगे। अपने भाई की बात सुनने के बाद निहारिका ने निखिल को देखा, जिसकी आंखों में अपने लिए एक अलग ही चिंता और एक अलग ही फीलिंग दिखाई दे रही थी। निहारिका ने तुरंत वहां से अपनी नजर हटा ली। फिर उसने रॉकी को देखा, वो उसे काफी देर तक घूरती रही क्योंकि वह रॉकी को पहचान नहीं पा रही थी। रॉकी भी निहारिका को देख रहा था। निहारिका ने अक्षय की तरफ घूमते हुए कहा, भाई ये कौन है? ये सुनते ही निखिल और रॉकी काफी हैरान हो गए, पर उन्होंने यह बात अपने चेहरे पर आने नहीं दिए। अक्षय भी एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर उसने कहा, ये रॉकी है, मेरा दोस्त और तुम्हारा भाई भी। रॉकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। निहारिका फिर मूड और रॉकी को देखने लगी। रॉकी आगे आते हुए निहारिका के सर पर हाथ करते हुए कहा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? निहारिका ने बस अपना सर हिला दिया, क्योंकि वह अभी भी रॉकी से अनजान थी और वह इतनी जल्दी अनजान लोगों से अटैच नहीं हो पाती थी। फिर निहारिका ने अक्षय से कहा, भाई मुझे उस लड़की से मिलना है। निहारिका अपनी नीली आंखों से अपने भाई को देखने लगी। अक्षय ने निहारिका की बात मान ली। निहारिका अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। अक्षय ने उसे सहारा देकर उठाया और दूसरे साइड रॉकी भी उसे सहारा देकर उठा रहा था, क्योंकि वह अभी भी कमजोर थी। निखिल बस निहारिका को देख रहा था, वह भी जाना चाहता था क्योंकि वह उन दिनों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दोनों निहारिका को लेकर उस लड़की के रूम की तरफ बढ़ गए थे। निहारिका जब दूसरे रूम में पहुंची, जहां पर वह लड़की बेड पर बैठी थी, वह लड़की अभी भी घबराई हुई थी। जब उस लड़की ने निहारिका को देखा और उनके साथ आए हुए उन तीनों लड़कों को जो उसे यहाँ हॉस्पिटल में लाए थे, तो लड़की उठने लगी। निहारिका ने उस कहा, बैठी रहो। उसकी आवाज एकदम सख्त थी। एक पल के लिए तो निखिल, रॉकी और अक्षय भी हैरान रह गए थे। निहारिका ने उस लड़की से प्यार से बात नहीं की। निहारिका उसके पास आए और उसके साइड एक कुर्सी में बैठ गई। निखिल, रॉकी और अक्षय साइड खड़े निहारिका और उस लड़की को देखने लगे। उस लड़की ने निहारिका से कहा, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। निहारिका को लगा कि उसने इस लड़की के साथ काफी सख्ती से बात की है, इसलिए उसने उस लड़की से थोड़ा प्यार से कहा, तुम वहां कैसे पहुंची थी? तुम मुझे बता सकती हो? लड़की ने एक नजर निहारिका को देखा और उसने बताना शुरू किया, मैं उस रास्ते से अपने घर जा रही थी, तभी अचानक उन लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गई थी। वह लड़की डर डर कर सारी बात निहारिका को बता रही थी। वह मुझे उस जगह ले गए। मैं उनसे काफी बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैं हेल्प के लिए भी चिल्ला रही थी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथों से अपने बहते हुए आंसू को पोंछा। लड़की ने निहारिका की तरफ देखते हुए कहा, और इतने में तुम फरिश्ता बनकर वहां आ गई। ये कहते हो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। निहारिका बीच में मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, मेरा नाम निहारिका है, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। वैसे अभी तुम क्या करती हो? फिर निहारिका ने अपने सर पर हाथ मारते हुए खुद से कहा, ये देखो, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, पर मैं अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम वेदिका है। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वेदिका, ये नाम तो बहुत प्यारा है। वेदिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी आपका नाम भी बहुत प्यारा है। निहारिका बस हल्का सा मुस्कुराती। निहारिका ने अक्षय की तरफ देखा जो कब से ही उन दोनों की बातें सुन रहा था। निहारिका ने अक्षय से कहा, भाई आप वेदिका को उसके घर पर सही सलामत पहुंचा देना। निहारिका ने वेदिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम आराम करो और घबराने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा मौका आए तो घबराना मत, डट के सामने करना। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे, पर तुम्हें ही खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि तुम्हारे आसपास ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हें अपने लिए खड़े रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी। निखिल तो बस निहारिका को देखा ही रह गया। निहारिका उसे हर पल हैरान कर देती थी। रॉकी भी निहारिका से काफी इंप्रेस था। उसने कभी सोचा नहीं था कि छोटी सी निहारिका कब इतनी बड़ी हो गई है और इतनी समझदार भी। रॉकी ने निहारिका के बारे में सुना था कि वह सबसे बदतमीजियां करती थी, बड़ों को उल्टा सीधा जवाब देती थी। बस उसने निहारिका के बारे में सुना था, पर आज उसके सामने जो निहारिका थी उन सब अफवाहों से अलग थी। अक्षय अपनी बहन को देख रहा था। निहारिका वहां से उठी। अक्षय और रॉकी ने उसे सहारा दिया और वापस उसके रूम में ले आए। रॉकी ने आखिर पूछ ही लिया, क्या उन लड़कों को तुमने मारा है? 78 46 रिपीट चैप्टर।
अब आगे अंडरस्को ऐसे ही कब वक्त बीत गया और शाम हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। अंताक्षरी खेलते खेलते अन्वेषा सो गई थी। सब मौज मस्ती में इतना खो गए थे कि सबको बहुत अच्छा लग रहा था। शाम में सब ने बाहर जाने का प्लान बनाया था, पर सारे बड़ों ने मना कर दिया और बोले कि तुम बच्चे जाओ, हम यही आराम करेंगे। बड़ों की बात सुनकर सब बच्चे चले गए। निशा ने निखिल को काफी मनाया, तब जाकर निखिल माना उन सब के साथ जाने के लिए। वह सब पहाड़ी सुकून के पीछे जहां पर झरना बहता था वहां पर गए। उस झरने से एक अलग ही एहसास हो रहा था। वहां की मिट्टी में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहां की हवा एकदम ठंडी, दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी। निशा, अक्षिता और निहारिका झरने के पास चले गए। अंश, आरव, अक्षय और निखिल झरने के साइड बने पत्थरों पर बैठ गए। अंश, जो अपने साथ कैमरा लाया था, उसने कैमरा साइड में रख दिया और एक पत्थर पर बैठते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोला, यहाँ पर कितना सुकून मिल रहा है। आरव भी अंश की बात से एग्री था, उसे भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाम के मौसम में ये झरना और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। अक्षय ने देखा कि अक्षिता वहां पर अकेली खड़ी है तो उसने चारों तरफ नजर घुमाई। निशा और निहारिका साथ में थे। फिर अक्षय ने अपनी साइड देखा तो अंश और आरव एक दूसरे से बातें कर रहे थे और निखिल अपने में लगा हुआ था। अक्षय ने मौके का फायदा उठाया और वहां से अक्षिता के पास चला गया। अक्षिता इस बात से अनजान झरने में अपने हाथ फैलाए पानी को उछल रही थी। अक्षय उसके पीछे आया और उसके कान में कहने लगा, बहुत खूबसूरत। अचानक आए आवाज से अक्षिता घबराकर पीछे मोड़ी, देखा तो सामने अक्षय खड़ा उसे ही बहुत प्यार से देख रहा था। तभी अक्षय ने अक्षिता को दोबारा कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उसके और नजदीक आकर उसके कान में धीरे से मगर शरारती अंदाज में अक्षिता से कहने लगा, दिल कर रहा है तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊं। ये बोलकर वह पीछे हट गया। अक्षिता तो उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। इधर अक्षय अक्षिता के साथ रोमांटिक शरारत किए जा रहा था। दोनों इस बात से अनजान के उधर अंश उन दोनों के प्यारे मोमेंट को कमरे में कैप्चर कर रहा है। अंश जब झरने के आसपास खूबसूरत नजारों की फोटो ले रहा था तब उसने ये खूबसूरत सीन देख लिया था, इसलिए उसने तुरंत उस प्यारे मोमेंट को कैमरा में कैप्चर कर लिया था। फिर वह वहां से चला गया। वह उन दोनों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। जब दूर से ही निशा ने अंश को देखा तो निहारिका को वहीं छोड़कर अंश के पास चली गई। निशा ने आरव को भी अपने साथ ले लिया था। निहारिका वहां पर अकेली मौजूद थी। निखिल निहारिका को देख रहा था। उससे खुद के जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और खास तौर पर निहारिका पर गुस्सा आ रहा था। वह निहारिका पर इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि निहारिका उसके ख्यालों में घूम रही थी। वह जहां जाता बस उसे निहारिका का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए उसे निहारिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ये जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ, उसमें सारी गलती निहारिका की है। वह अपनी जज्बातों को काफी कंट्रोल कर रहा था। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके दिल में निहारिका के लिए कोई फीलिंग है। निहारिका ने जब अपना सर उठाकर निखिल की आंखों में देखा तो निखिल की आंखें गुस्से में लाल थी। निहारिका निखिल की लाल आंखों में अपनी भीगी आंखों से देख रही थी। निखिल ने अपने जबड़े कसते हुए गुस्से में निहारिका से कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। निखिल की इस बात से निहारिका के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। 79 निहारिका के दिल में निखिल के लिए फीलिंग है। अब आगे ये सुनते ही निखिल और अक्षय रॉकी को देखने लगे। उनके दिमाग से तो ये बात निकाली गई थी। उन दोनों को तो निहारिका की इतनी चिंता हो रही थी कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जब वह लोग वहां पर पहुंचे थे तो चारों लड़के जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। निहारिका को जिस सवाल की उम्मीद थी रॉकी ने वही सवाल निहारिका से कर लिया था। निहारिका ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ मैंने ही उन लड़कों को मारा था। अक्षय को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि निहारिका उनको मार सकती है, पर जब उसने निहारिका के मुंह से सुना कि हाँ उसने ही उन चारों लड़कों को मारा है। अक्षय ने उन चारों लड़कों की हालत देखी थी जिनकी हालत काफी खराब थी। रॉकी ने निहारिका से अब कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर उस रूम में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए निहारिका ने कहा, भाई अभी मुझे घर नहीं जाना है वरना सब परेशान हो जाएंगे। निखिल ने निहारिका की आंखों में देखते हुए कहा, फिर तुम मेरे फार्म हाउस चलोगी। अक्षय भी निखिल की बात से सहमत था। निहारिका तो बस निखिल को देखते रह गई। अक्षय ने कहा, मैं तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर अभी रेडी करवाता हूँ, और वहां से चला गया। रॉकी को भी एक कॉल आ गई थी और वह भी वहां से चला गया। अब उस रूम में निखिल और निहारिका अकेले थे। निहारिका को निखिल की आंखें खुद पर महसूस हो रही थी, जैसे कि वह उसकी आत्मा को छू रही थी। उसने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस तरह से देखना बंद करो। ये कहते हुए उसने फिर अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली, क्योंकि निखिल के इस तरह देखने से निहारिका का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। निहारिका के शब्दों ने निखिल को हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अभी कोई निखिल को देखा तो शौक रह जाता, क्योंकि निखिल बहुत ही कम मुस्कुराता था। वह धीरे से निहारिका के पास आया और उसकी साइड में बैठ गया। निहारिका ने अभी भी अपना मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था। निखिल ने अपनी भरी और कर्कश आवाज में निहारिका से कहा, मेरी तरफ देखो। निखिल की इतनी भारी और कर्कश आवाज सुनकर निहारिका का दिल और जोरों से धड़कने लगा। ये सुनते ही निहारिका ने निखिल की तरफ देखा।
तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? निखिल ने दोबारा निहारिका से सवाल किया। लेकिन जब निखिल ने पूछा तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो, तो निहारिका खामोश हो गई और बस अपनी नीली आंखों से निखिल की ब्राउन आंखों में देखने लगी। निखिल बड़े शिद्दत से निहारिका को ही देख रहा था। निहारिका को इस तरह खामोश देखकर उसने निहारिका की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? निखिल को निहारिका की बहुत चिंता हो रही थी। वह महसूस कर रही थी कि निखिल सच में उसकी परवाह करता है। निहारिका का दिल अब धीरे धीरे निखिल की तरफ खुलने लगा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बहुत बहुत कुछ चल रहा था। मोहित से धोखा खाने के बाद वह अब अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं देना चाहती थी। उसे डर था कहीं उसका भरोसा, उसका विश्वास निखिल तोड़ न दे, और वह नहीं चाहती थी कि वह फिर से उसी दर्द से गुजरे। इसलिए वह निखिल से दूर भागना चाहती थी, लेकिन निखिल की चिंता और प्यार से भरी आवाज ने उसके दिल को छू लिया था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अक्षय डिस्चार्ज के पेपर लेकर रूम में आ गया। निहारिका ने अपनी नजर निखिल से हटा ली। निखिल तो अभी भी निहारिका को देख रहा था। अक्षय ने आते ही निहारिका को अपनी गोद में उठा लिया। निहारिका ने काफी मना किया कि वह खुद से चल सकती है, फिर भी अक्षय ने निहारिका की एक नहीं सुनी और उसे अपने गोद में उठा लिया। निहारिका ने भी अपने भाई के कंधे पर अपना सर रख दिया। निखिल उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। निहारिका ने देखा कि निखिल अभी भी उसे देख रहा है, तो उसने अपना नजर नीचे कर लिया। निखिल ये देखकर अपने मन में बोला, चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर भाग लो, पर तुम मुझसे दूर नहीं भाग पाओगे, मेरी जंगली बिल्ली। फिर उसने एक मिस्टीरियस स्माइल की और बड़े स्टाइल से उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। रॉकी उन तीनों का हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में वेट कर रहा था। अक्षय ने निहारिका को आराम से पैसेंजर सीट में बिठाया, जैसे कि वह एक कोमल फूल हो। फिर वह दूसरी तरफ जाकर बैठ गया ताकि निहारिका को आराम मिल सके। निखिल रॉकी के साइड बैठ गया, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। निखिल बार बार कार के मिरर में से निहारिका को देख रहा था। रॉकी ने इस बात को नोटिस किया और मुस्कुराया, क्योंकि वह समझ गया था कि निखिल के मन में निहारिका के लिए कुछ न कुछ तो है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में वे निखिल के फार्म हाउस पहुंच गए, जो एक सुंदर और शांत जगह थी। निखिल को जब कुछ वक्त अकेले रहना होता था तो इसी फार्म हाउस में आ जाता था, इसलिए उसने अपने पसंद के अकॉर्डिंग ये फार्म हाउस रेडी करवाया था। अक्षय ने निहारिका को रूम में ले जाकर बेड पर बिठा दिया और उसके पीछे अच्छे से तकिया एडजस्ट करने लगा, ताकि वह आराम से बैठ सके। फिर अक्षय ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अभी किचन से नौकर से कहकर कुछ मंगवाता हूँ, और यह बोलकर वह नीचे चला गया। कुछ देर बाद अक्षय नौकर के साथ निहारिका के कमरे में आया। नौकर के हाथ में खाने की कई डिशेज थी। अक्षय ने निहारिका से कहा, इसे पूरा खा लो निहारिका। निहारिका ने मुंह बनाकर कहा, भाई इतना सारा खाना मैं कैसे खा पाऊंगी? चेटी अक्षय निखिल की मन की बात जानता है। अब आगे। अक्षय ने निहारिका को डांटते हुए कहा, चुपचाप से पूरा खाना खा लो निक्कू, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। निहारिका ने भी खाना शुरू कर दिया। जब तक निहारिका ने खाना नहीं खाया तब तक अक्षय वहीं खड़ा रहा। निहारिका का खाना खत्म होने के बाद अक्षय ने निहारिका से कहा, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। निहारिका ने कहा, ओके भाई। फिर अक्षय वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम में निखिल और रॉकी अक्षय का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों फार्म हाउस आते ही स्टडी रूम में चले गए थे। अक्षय के आते ही निखिल ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुमने निहारिका की सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखा? रॉकी भी इस बात को जानने के लिए अक्षय को देख रहा था। अक्षय ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि निहारिका के आगे पीछे मीडिया पड़े। तुम दोनों तो जानते ही हो कि हमारे कई दुश्मन हैं, पर आज के हादसे के बाद मैं निहारिका के पीछे बॉडीगार्ड लगवा दूंगा निहारिका के सेफ्टी के लिए। निखिल ये जानने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ। रॉकी ने फिर वह सवाल किया जो वो हॉस्पिटल से ही अक्षय से पूछना चाहता था, अक्षय निक ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? वह मेरे साथ अनजाने जैसा व्यवहार क्यों कर रही थी? रॉकी के चेहरे पर साफ कंफ्यूजन देखी जा सकती थी। निखिल भी रॉकी को देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अक्षय ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, कुछ दिन पहले निहारिका का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने निहारिका के कंडीशन देखकर बता दिया था कि उसके बचने के चांस बहुत कम है, पर कुदरत का करिश्मा समझो, निहारिका को जल्दी होश आ गया। पर उसके होश में आने के बाद वह हम सबको भूल गई थी, और इसलिए वह तुम्हें पहचान नहीं पाई। डॉक्टर ने हमें बताया कि निहारिका के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, वह किसी को नहीं पहचान पाएगी। डॉक्टर ने हमें यह भी कहा था कि हम उसे उसके पास्ट के रिलेटेड कुछ भी याद ना दिलाए। अक्षय के चेहरे पर एक उदासी थी, पर वह खुश भी था क्योंकि उसकी बहन अब उनके साथ अच्छे से घुल मिल रही थी, जैसे वह बचपन में हुआ करती थी। अक्षय की बात सुनकर कुछ पल के लिए उस स्टडी रूम में सन्नाटा छा गया। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए रॉकी के मोबाइल में एक मैसेज आया। मैसेज देखने के बाद रॉकी अक्षय से बोला, मुझे अभी निकलना होगा, कल मिलते हैं। ये कहकर वह स्टडी रूम से चला गया।
अक्षय निखिल को देख रहा था, जो अपनी सोच में खोया हुआ था। अक्षय ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, निहारिका अपनी याददाश्त जाने से पहले किसी को पसंद करती थी। ये सुनते ही निखिल की आंखें लाल हो गईं और उसके हाथों की नसें दिखने लगीं, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि निहारिका किसी और को पसंद करे। अक्षय भी निखिल की हर एक मोमेंट को देख रहा था और वो तिरछा मुस्कुराया दिया। अक्षय ने कुछ सोचते हुए निखिल से कहा, निहारिका को वह याद नहीं है, पर शायद उसे वह याद आ भी सकता है। फिर उसने अपने मन में खुद से कहा, मैं जानता हूँ निखिल, तुम निहारिका को पसंद करने लगे हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है और मैं खुश भी हूँ। अगर तुम निहारिका की लाइफ में उसकी लाइफ पार्टनर बनकर आओगे, तो सबसे ज्यादा खुश में ही होगा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ निखिल। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अक्षय ने कहा, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा, मैं शाम में निहारिका को पिक कर लूंगा। उसने निखिल को देखा, जो खामोश था। अक्षय उसे इस तरह खामोश देखकर स्टडी रूम से ऑफिस के लिए चला गया। अक्षय के जाने के बाद निखिल गुस्से से स्टडी रूम में से बाहर निकला और निहारिका के रूम की तरफ बढ़ गया। इधर निहारिका कुछ देर आराम करने के बाद रूम की अटैच विंडो में खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। उसे अब अच्छा फील हो रहा था। निखिल जब निहारिका के रूम में आया, उसे निहारिका बेड पर नहीं दिखाई दी। फिर उसने विंडो की तरफ देखा, जहां निहारिका उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी। वह जीतने गुस्से में स्टडी रूम से निकला था। निहारिका को देखकर उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और निहारिका के पीछे खड़ा हो गया। उसने निहारिका के कानों के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। निहारिका जो बाहर का नजारा देखने में इतनी खोई हुई थी कि जब उसने निखिल की आवाज इतनी पास से सुनी, तो वह एक पल के लिए डर गई। निहारिका ने पीछे पलट कर देखा। निहारिका को वह इस वक्त काफी हैंडसम लग रहा था। निखिल ने स्टडी रूम में पहले ही अपना कोट निकाल दिया था और अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की तरफ फोल्ड कर ली थी, जिस वजह से वह इतना हॉट और सेक्सी लग रहा था। निहारिका तो बस उसे देखते ही रह गई। उसकी आंखें निखिल के चेहरे से हट नहीं रही थी। वह उसकी आंखों, उसके बालों, उसके होठों को देख रही थी। निखिल ने भी निहारिका को देखा और उसने देखा कि निहारिका उसे कैसे देख रही है और वह ये देखकर मुस्कुरा दिया। निखिल ने फिर वही सवाल दोहराया, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निखिल के बोलने से निहारिका अपने ख्यालों से बाहर आए और उसने निखिल के चेहरे से अपनी नजर फेर ली। निहारिका अभी खामोशी से खड़ी थी। निखिल धीरे से निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। निहारिका ने जब ये देखा तो उसने अपनी कदम पीछे कर लिए। निखिल धीरे धीरे आगे बढ़ा था और निहारिका धीरे धीरे पीछे हो रही थी। निखिल के ऐसा करने से निहारिका की धड़कन 100 गुना स्पीड से बढ़ गई थी और निहारिका की धड़कनों का शोर निखिल भी सुन सकता था। 81 निखिल ने किया निहारिका को पैशनेटली किस। अब आगे। निखिल ने एक कदम और आगे बढ़ाया और निहारिका के चेहरे के पास अपना चेहरा ले आया। निखिल के ऐसा करने से निहारिका की सांसें तेज हो गईं। जब उसने पीछे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे अब जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि निहारिका पीछे दीवार और आगे निखिल के बीच में खड़ी हुई थी। निहारिका ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए निखिल की आंखों में देखकर कहा, मेरे नजदीक मत आओ। निखिल ने अपना एक हाथ दीवार में रखते हुए और दूसरा हाथ निहारिका की कमर में डालते हुए उसे और अपने नजदीक लाते हुए निहारिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे अपने नजदीक आने से रोक नहीं सकती। निहारिका उसके नजदीक आने से सब भूल गई थी। वो निखिल की आंखों में कहीं खो सी गई थी। निखिल की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो निहारिका को अपनी ओर खींच रही थी। निहारिका को लगा कि वह एक गहरे समुद्र में डूब रही है। निखिल भी निहारिका की नीली आंखों में डूबता जा रहा था। निखिल झुका और उसने धीरे से अपने सख्त होंठ निहारिका के नर्म होठों पर रख दिए। निखिल की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो निहारिका को अपनी ओर खींच रही थी। निहारिका को लगा कि वह एक गहरे समुद्र में डूब रही है। निखिल भी निहारिका की नीली आंखों में डूबता जा रहा था। निखिल झुका और उसने धीरे से अपने सख्त होंठ निहारिका के नर्म होठों पर रख दिए। निहारिका की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई। निहारिका शौक से बाहर निकली। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और निखिल को खुद से दूर करने लगी। निखिल ने अपना हाथ दीवार से हटाया और निहारिका के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर निहारिका की पीठ के पीछे बांध दिया। निखिल की पकड़ मजबूत थी, जिस वजह से निहारिका अपने दोनों हाथ निखिल से आजाद नहीं कर पा रही थी। निहारिका ने अपने पैरों से निखिल को पीछे करने की भी कोशिश की, लेकिन निखिल ने अपने पैरों से निहारिका के पैरों को रोक दिया। अब माजरा ये था कि निखिल ने एक हाथ से निहारिका के दोनों हाथों को जकड़ रखा था और दूसरे हाथ से निहारिका की कमर को अपनी और नजदीक लाकर पैशनेटली किस किए जा रहा था। निखिल ने जब अक्षय के मुंह से यह सुना था कि निहारिका पहले किसी को पसंद करती थी, तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया था। इसलिए वह निहारिका को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। लेकिन जब उसने अपनी हॉट निहारिका के सॉफ्ट होठों से जोड़े तो उसे मालूम पड़ गया था कि निहारिका का ये फर्स्ट किस था। निखिल को ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई, पर जब उसने यह महसूस किया कि ये उन दोनों का फर्स्ट किस है, तो निखिल निहारिका को और भी पैशनेटली किस करने लगा।
निहारिका इधर से उधर मचल रही थी, उससे दूर जाने के लिए उसे पुश कर रही थी, लेकिन निखिल की मजबूत पकड़ ने उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दिया, इसलिए वह शांत हो गई। निखिल ने जब उसे शांत देखा तो उसने उसकी कमर पर चुटकी काटी। निखिल की चुटकी काटने से निहारिका के मुंह से आह निकल गई। उसी का फायदा उठाते हुए निखिल ने अपनी जीभ निहारिका के मुंह में डाल दी और उसकी जीभ के साथ खेलने लगा। निखिल निहारिका को इतनी पैशनेटली किस कर रहा था कि निहारिका की सांस उखड़ने लगी थी। करीब 15 मिनट किस करने के बाद निखिल ने निहारिका को छोड़ दिया, पर उससे दूर नहीं हुआ। वह निहारिका के सर से अपमान सर लगाकर खड़ा हो गया और दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगे। निहारिका काफी तेज सांस ले रही थी, जिस वजह से उसकी चेस्ट निखिल के सीने से टकरा रही थी। निखिल ने निहारिका की तरफ एक जुनून भरी निगाहों से देखते हुए और अपनी कर्कश आवाज में कहा, आज से इस पल से आप से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी आवाज में एक जुनून था जो सिर्फ निहारिका के लिए था। निखिल की भारी आवाज सुनकर निहारिका की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। वह अभी भी गहरी गहरी सांस ले रही थी, पर जब उसे एहसास हुआ कि निखिल ने उसे किस किया था, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर निखिल को अपने से दूर धक्का दिया। निखिल सिर्फ निहारिका से थोड़ा ही दूर हुआ और उसे अपनी ब्राउन आंखों से देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वह बस निहारिका को देख रहा था जिसमें ढेर सारा प्यार था, जुनून था और एक पागलपन भी था। निहारिका ने निखिल को देखते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, मेरे नजदीक आने की, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए। वह गुस्से में निखिल को कह रही थी और उसकी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। जब वो नैना थी और मोहित के साथ रिलेशनशिप में थी, उसने कभी भी मोहित को खुद को छूने नहीं दिया था। मोहित ने बहुत बार कोशिश की थी उसके नजदीक आने की, पर पता नहीं क्यों वह मोहित को नजदीक नहीं आने देती थी। उसने आज तक उसे कभी अपने आप को छूने तक नहीं दिया था। पर निखिल के ऐसे किस करने से निहारिका को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसकी पूरी बॉडी उसके बस में नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे निखिल ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया हो। उसे अच्छा भी फील हो रहा था और अजीब भी लग रहा था, यह उसका पहला एहसास था। पर जब वह अपने होश में आए तो उसने निखिल को खुद से दूर धक्का दे दिया। निहारिका के मन में भी निखिल के लिए फीलिंग थी, इसलिए वह अपने गुस्से के जरिए उस फीलिंग को छुपा रही थी। 83 निखिल ने उन चारों लड़कों को मौत से भी बढ़कर सजा दी। अब आगे वह विंडो के पास जाकर आसमान को देखती हुई खुद से कहने लगी, जब वह मेरे नजदीक आता है तो मुझे एक सेफ्टी का एहसास होता है, एक अलग सी फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि वह मुझे समझता है, मुझे लगता है कि वह मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं? वह आसमान की तरफ देखती हुई बोलती जा रही थी, जैसे कि वह अपने आप से ही बातें कर रही हो। उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी और वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। वह सोच रही थी कि क्या वह निखिल पर भरोसा कर सकती है, क्या वह सचमुच उसके लिए अच्छा है। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, हर लड़के एक जैसे होते हैं, धोखेबाज। लेकिन निहारिका का दिल उसे बार बार एहसास कर रहा था कि वह निखिल को पसंद करती है। वह उसके बारे में सोचती है, उसकी बातें सुनना चाहती है और उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। यहाँ पर निहारिका अपने आप में उलझी हुई थी और उधर दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्री में निखिल फार्म हाउस से सिंघानिया इंडस्ट्री चला गया था, तभी किसी ने निखिल के ऑफिस के द्वार खटखटाया। निखिल ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो एक आदमी अंदर आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया और अपनी बात कहने लगा, सर हमने उन चारों लड़कों को फेंटेनिल ड्रग्स दे दिया है। यह सुनते ही निखिल के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। निखिल को देखकर यह कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। निखिल ने उन चारों लड़कों को मौत नहीं दी थी, लेकिन मौत से भी बदतर उन चारों को सजा दे दी थी। ये ड्रग्स इतना शक्तिशाली था कि जिस इंसान के भी बॉडी में ये ड्रग्स जाता है वह इंसान जीते जी मर जाता। निखिल चाहता तो अपने हाथों से उन चारों को जान से मार देता, पर उस वक्त उसने ऐसा नहीं किया। निखिल उन चारों लड़कों को तड़पाना चाहता था। अब वह जिंदगी में कभी भी किसी भी लड़की के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगी, क्योंकि उनकी सेक्सुअल इम्यूनिटी उस ड्रग्स के वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। निखिल ने उस आदमी को जाने के लिए कहा। निखिल अपनी चेयर पर बैठे खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहने लगा, मेरी जान को जो कोई भी हाथ लगाएगा मैं उसे जान से ही मार दूंगा, और तुमने तो केवल उसे चोट पहुंचाई है, तो मैंने तुम्हारा ये हाल कर दिया। इस वक्त सच में निखिल एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। कुछ देर पहले जो निखिल निहारिका के साथ प्यारी प्यारी बातें और रोमांटिक तरीके से पेश आ रहा था, ये निखिल वह निखिल लग ही नहीं रहा था। इधर फार्म हाउस निहारिका अभी भी विंडो के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। मालकिन आप क्या सोच रही हो, पिकाचू ने निहारिका से पूछा। निहारिका ने पिकाचू को बताया, मैं सोच रही थी कि क्या कोई सपना सच हो सकता है। मैंने एक लड़की को अपने सपने में देखा, कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे और आज वह सपना सच हो गया। पिकाचू ने निहारिका कहा, मालकिन आपकी दूसरी शक्ति है जो आपको ऐसा सपना दिखाती है जो आप हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहती हो।
ये शक्ति आपको उन लोगों की मदद करती है जिन्हें आपकी जरूरत है। अगर वह इंसान अच्छा है और उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है और वह अच्छा इंसान है तो वह आपके सपने में आ जाएगा अगर उसको आपकी जरूरत है और उसके साथ कुछ गलत होने वाला है तो। निहारिका के मन में कई विचार आ रहे थे। वह पिकाचू की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने पिकाचू से अब कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान में बादल तैर रहे थे और निहारिका का मन बादलों की तरह उथल पुथल हो रहा था। वह निखिल के बारे में सोचने लगी और उसने खुद से कहा, मुझे निखिल को अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए। वह जब भी मेरे पास आता है मैं उसमें खो जाती हूँ। ये कैसा एहसास है जो निखिल के पास जाने से ही मुझे महसूस होता है। वह अपने आप में ही उलझी हुई थी। सिंघानिया इंडस्ट्री में निखिल के केबिन में शांति पसरी हुई थी। असिस्टेंट एवन निखिल के केबिन में आया और निखिल को मीटिंग के बारे में बताने लगा। सर, आपकी 1 घंटे बाद एक मीटिंग है और 3 घंटे बाद मिस्टर मल्होत्रा के साथ प्राइवेट मीटिंग है सनशाइन होटल में। निखिल ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा। मीटिंग के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए। असिस्टेंट इवान ने कहा, जी सर, मीटिंग कंपनी के नए प्रोजेक्ट के बारे में है। असिस्टेंट इवान ने फाइल आगे बढ़ते हुए निखिल से कहा, सर इस फाइल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। निखिल ने फाइल ले ली और कहा, ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। असिस्टेंट इवान वहां से और भी जरूरी काम करने चला गया। निखिल ने फाइल खोली और सारी जानकारी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वह अपने काम में पूरी तरह से डूब गया था। 84 पवार फैमिली। अब आगे, पवार हाउस। गौरव पवार अपने रूम में तन्मय से फोन पर बातें कर रहा था। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। उसके दिमाग में अचानक निहारिका का ख्याल आने लगा। उसने खुद से कहा, मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में। पर वह सच में कंफ्यूज था। उसे निहारिका का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। निहारिका इन कुछ दिनों में गौरव पवार को बदली बदली सी नजर आ रही थी। वह उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, पर अनजाने में ही सही निहारिका ने गौरव पवार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। जो ना चाहते हुए भी गौरव पवार सिर्फ निहारिका के बारे में ही सोच रहा था। गौरव पवार ने अपना सर झटका और वहां से स्टडी रूम में चला गया। नीचे हॉल में दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। जो पवार परिवार के सबसे बड़े सदस्य रामचंद्र पवार हैं। उनका स्वभाव थोड़ा सख्त और थोड़ा नर्म है, जो उनके अनुभव और समझदारी को दर्शाता है। कुछ साल पहले उनकी वाइफ हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसी थी। अपनी वाइफ के जाने के बाद रामचंद्र पवार को बहुत दुख हुए था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी परिवार के लिए मजबूत बने रहे। रामचंद्र पवार एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति हैं, जो सामने वाले को देखकर ही बता सकते हैं कि वह कैसा इंसान है। उनके चेहरे पर एक गहरी समझ और अनुभव की चमक है। उन्होंने अपने समय में एक सफल बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। रामचंद्र दादाजी के रिटायरमेंट के बाद इनका बिजनेस इनका बेटा आगे बढ़ा रहा है, जिसका नाम है राम पवार। ये सख्त मिजाज के हैं। ये गौरव को बिजनेस में लाने के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। गौरव अभी कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए गौरव भी एक अच्छे बच्चे की तरह उनकी सारी बात मानता है। इनका बिजनेस भी काफी जगह जगह फैला हुआ है। रामचंद्र दादाजी के रिटायरमेंट के बाद उनका बेटा राम पवार उनका बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, जो एक काबिल और मेहनती व्यक्ति है। दादाजी को अपने बेटे पर गर्व है, जो उनके बिजनेस को नए ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। सुमित्रा पवार राम पवार की पत्नी और गौरव की मां एक घरेलू महिला है, जो घरेलू कामों में माहिर है। उनका स्वभाव बहुत ही प्यार और दयालु है। सुमित्रा जी को खाना बनाना बहुत पसंद है। उनके हाथों का बना हुआ खाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि प्यार और देखभाल से भी भरा होता है। और वह हमेशा नई नई दिशा बनाकर अपने परिवार को खिलाती है। सुमित्रा जी एक अच्छी हाउसवाइफ है। ये है पवार फैमिली। अब आते हैं कहानी की तरफ। रामचंद्र दादाजी हाल में अखबार पढ़ रहे थे और सुमित्रा जी उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। उन्होंने फटाफट रामचंद्र जी के लिए नाश्ता बनाया और दादाजी के पास लेकर आ गए। सुमित्रा जी ने बहुत प्यार से रामचंद्र जी से कहा, पापा जी, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, अखबार तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं ना। उद्धरण चिन्ह। रामचंद्र जी ने अखबार नीचे रखते हुए सुमित्रा जी से कहा, सुमित्रा बहू, मैं तो तुम्हारे नाश्ते आने का ही वेट कर रहा था। मैं कैसे तुम्हारे हाथ का खाना मिस कर सकता हूँ, और ये तो इतना स्वादिष्ट होता है कि मन करता है और खाता रहूं। सुमित्रा बहू, तुमने गौरव को देखा है, कहाँ है वह? सुमित्रा जी ने रामचंद्र दादाजी को जवाब दिया, पिताजी, वह अपने रूम में है। आप कहो तो मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रामचंद्र जी ने कहा, तुम रहने दो, किसी नौकर से कह दो। उद्धरण चिन्ह। सुमित्रा जी ने नौकर को गौरव को बुलाने भेज दिया और खुद वापस किचन में चली गई। नौकर गौरव के कमरे की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही गौरव मिल गया। नौकर ने गौरव से कहा, सर, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। गौरव ने अपना सिर हिलाया और नीचे की तरफ आने लगा। वह दादाजी के पास आया और दादाजी से कहने लगा, वी क्या हुआ दादाजी, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? उद्धरण चिन्ह।
दादाजी ने मजाक के अंदाज में कहा, क्यों, जब कुछ काम होगा तभी मैं अपने पोते को बुला सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। गौरव ने दादाजी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी। आप मुझे जब चाहे, जब आपका मन हो तब आप मुझे बुला सकते हैं। और यह कहते हुए वह साइड वाले सोफे में बैठ गया। उद्धरण चिन्ह। सुमित्रा जी किचन से गौरव के लिए भी नाश्ता ले आए और दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। आज उनका नाश्ता थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि गौरव अपने डेट के साथ ऑफिस गया हुआ था, बस कुछ ही देर में घर लौटा था और आते ही अपने रूम में चला गया था। दोनों दादा पोते ने नाश्ता किया और कुछ बिजनेस के बारे में बात करने लगे। दूसरी तरफ सनशाइन होटल के सामने निखिल की कार आकर रुकी। निखिल बड़े आराम से कार से उतरा और असिस्टेंट इवान के साथ होटल के अंदर चला गया। होटल के अंदर मैनेजर ने निखिल का स्वागत किया और उन्हें उस प्राइवेट रूम में ले जाने लगा जहां निखिल की मीटिंग होने वाली थी। मिस्टर मल्होत्रा पहले से ही निखिल का उस प्राइवेट रूम में इंतजार कर रहे थे। वह प्राइवेट रूम एक शांत जगह में था। 85 मिस्टर मल्होत्रा और उनकी बेटी रिया मल्होत्रा। अब आगे असिस्टेंट इवान ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और निखिल अंदर गया। मिस्टर मल्होत्रा खड़े हो गए और निखिल को ग्रीट किया, हेलो मिस्टर सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। निखिल ने भी उन्हें ग्रीट किया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह प्राइवेट रूम में आया था, एक लड़की ने उसे अपनी तीव्र निगाहों से देखना शुरू कर दिया था, जो मिस्टर मल्होत्रा के साथ आई थी। असिस्टेंट इवान ने उस लड़की की तरफ देखा और उसका इरादा समझ गया था, लेकिन निखिल ने उसे एक नजर भी नहीं देखा था। वह चुपचाप जाकर अपनी जगह बैठ गया था। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, ये मेरी बेटी है रिया मल्होत्रा, जो अभी अभी ही बाहर से पढ़कर आए हैं। अपने डेट की बात सुनने के बाद रिया मल्होत्रा ने अपना हाथ निखिल के सामने करते हुए बड़े स्टाइल से कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, पर निखिल ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और मिस्टर मल्होत्रा की तरफ अपनी दमदार आवाज में कहा, शायद यह मीटिंग एक प्राइवेट मीटिंग होने वाली थी। निखिल की आवाज उसे प्राइवेट रूम में गूंज गई। मिस्टर मल्होत्रा एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने बात को संभालने के लिए कहा, वह मेरी बेटी अभी बाहर से पढ़कर आई है, इसलिए उसे बिजनेस के बारे में और जानना था और इससे अच्छा मौका उसे और कहाँ मिल सकता था। ये बोलकर वह चुप हो गए क्योंकि निखिल उन्हें एकटक देखे जा रहा था। निखिल के असिस्टेंट इवान ने कहा, जब तक आप दोनों की मीटिंग चल रही है तो रिया मैडम बाहर आपका वेट कर सकती है। साफ तौर पर असिस्टेंट इवान ने मिस्टर मल्होत्रा से रिया को उस प्राइवेट रूम में से बाहर भेजने के लिए कह दिया था। रिया को तो इस वक्त निखिल की असिस्टेंट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टर मल्होत्रा बखूबी अपनी बेटी के हर एक हरकत को देख रहे थे। उन्होंने रिया से कहा, बेटा तुम बाहर जाओ। रिया ने कहा, वाई डैड, मैं क्यों बाहर जाऊं? मैं इस मीटिंग में शामिल होना चाहती हूँ। रिया सच में वहां रुकना चाहती थी क्योंकि वह निखिल के पर्सनैलिटी और उसके हैंडसम लुक की दीवानी हो गई थी। निखिल एक नजर में ही उसे पसंद आ गया था। मिस्टर मल्होत्रा ने रिया को बीच में रोकते हुए कहा, रिया, अपना नाम सुनकर या तुरंत खामोश हो गई। उसने अपना बैग उठाया और असिस्टेंट इवान के सामने से गुजरते हुए अपने बाल झड़ते हुए उसे गुस्से से देखा और वह उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिल में निखिल के लिए एक अनोखा आकर्षण पैदा हो गया था। वह बाहर निकली और खुद से ही कहने लगी, अभी तो तुमने मुझे बाहर भेज दिया, पर आगे मैं तुम्हारी लाइफ में घुसकर ही रहूंगी। मैं मैसेज निखिल सिंघानिया बनकर ही रहूंगी। फिर उसने एक टेढ़ी स्माइल करी और खुद से कहने लगी, मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगी। तुम्हें तो सिर्फ मेरा होना है, मिस्टर सिंघानिया। उफ निखिल। उसकी आवाज में एक पागलपन से भरी हुई थी। वह एक ही मीटिंग में निखिल को पाने के सपने देखने लगी थी, पर शायद उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा। फिर वह वहां से चली गई और लॉबी में अपनी डेट का वेट करने लगी। प्राइवेट रूम के अंदर कुछ टाइम बाद मिस्टर मल्होत्रा और निखिल की मीटिंग पूरी होने के बाद मिस्टर मल्होत्रा ने खड़े होते हुए कहा, अब जब हमारी डील साइन हो ही गई है तो क्यों ना इस खुशी में एक छोटी सी पार्टी हो जाए। निखिल ने मिस्टर मल्होत्रा से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता, मुझे और भी काम है। निखिल ने मिस्टर मल्होत्रा के मुंह पर ही मना कर दिया, कोई बात नहीं मिस्टर सिंघानिया, हम फिर किसी और दिन पार्टी रख लेंगे। अभी मैं चलता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा काफी ऑकवर्ड हो गए थे, इसलिए वह जल्दी से उसे प्राइवेट रूम से बाहर चले गए। उनके लिए डील साइन करना बहुत जरूरी था। निखिल के साथ काम करने के लिए तो बहुत सारे बिजनेसमैन सबसे आगे खड़े रहते थे, लेकिन ये डील उन्हें मिली थी तो उनके लिए तो बहुत गर्व की बात थी। इसलिए वह निखिल को नाराज होने का कोई भी मौका देना नहीं चाहते थे। निखिल को भी मिस्टर मल्होत्रा का प्रपोजल अच्छा लगा था, इसलिए निखिल ने ये डील साइन कर ली थी। निखिल जल्द से जल्द मीटिंग पूरी करना चाहता था, इसलिए उसने काफी जल्दी यह मीटिंग पूरी कर ली थी, क्योंकि उसे अब निहारिका से मिलना था। उसने निहारिका से कहा था वह कुछ टाइम पर आ जाएगा, पर काफी टाइम हो गया था, इसलिए वह जल्द से जल्द उस सनशाइन होटल के प्राइवेट रूम से बाहर निकाला और तेज कदमों के साथ सनशाइन होटल के बाहर चला गया।
असिस्टेंट इवान तो अपने बॉस को इतनी जल्दी जाता हुआ देखकर हैरान था, पर वह भी अपने बॉस के पीछे पीछे चल दिया। रिया तो निखिल की बाहर जाते हुए देखते रह गई, पर वह आगे नहीं बढ़ी क्योंकि निखिल के आसपास काफी सारे बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्होंने रिया को आगे जाने से रोक लिया था। निखिल अपने कार में बैठा और तेज रफ्तार से उस सनशाइन होटल से चला गया। मिस्टर मल्होत्रा रिया के पास आए और कहने लगे, चलो रिया, मिस्टर सिंघानिया के साथ डील साइन हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। रिया ने कहा, डैड, आपने मुझे उस वक्त बोलते क्यों नहीं दिया? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, अगर तुम उस वक्त बोलती तो सिचुएशन काफी खराब हो जाती और मेरे लिए ये डील साइन करना बहुत जरूरी था। 86 निहारिका का डांटना, निखिल का स्कूल। अब आगे। रिया गुस्से में नजर आ रही थी। उसने कहा, आपने देखा नहीं मिस्टर सिंघानिया के असिस्टेंट कितना घमंडी था, कैसे अकड़ से बात कर रहा था। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, कोई नहीं, अब चलो। वह अपनी बेटी को समझ रहे थे, पर वह कहाँ जानते थे कि उनकी बेटी कुछ ज्यादा ही जिद्दी थी। मिस्टर मल्होत्रा उसे कितना भी समझ ले, पर वह अपने मन का ही करने वाली थी। उसने अपने मन में ठान लिया था वह अब निखिल के पीछे जाएगी। निखिल फार्म हाउस पहुंचा और नौकर से पूछा, निहारिका कहाँ है? नौकर ने जवाब दिया, सर, निहारिका मैडम बाहर गार्डन में है। निखिल गार्डन की तरफ चला गया। कुछ देर पहले निहारिका जो अपने रूम में बैठी हुई बोर हो रही थी, वह अपने रूम से बाहर निकलकर फार्म हाउस को देखने के लिए बाहर आ गई थी। निहारिका को फार्म हाउस की हर एक डेकोरेशन पसंद आ रही थी और वह निखिल से काफी इम्प्रेस भी थी। वह नौकर से गार्डन एरिया किधर है ये पूछना चाहती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। सारे नौकर अपने काम में लगे हुए थे और शांति से काम कर रहे थे, इसलिए निहारिका ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और खुद ही बाहर चली गई। निहारिका ने जब उस गार्डन एरिया को देखा, वहां पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे। निहारिका उस नजारे को पेंटिंग में उतरना चाहती थी क्योंकि निहारिका को पेंटिंग करना पसंद था। निहारिका ने जब इतने खूबसूरत नजारे को देखा, उस अच्छा फील हो रहा था और वो वहीं खड़े होकर फूल और पौधे में पानी डालने लगी और मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। निहारिका ने जब इतने खूबसूरत नजारे को देखा, उस अच्छा फील हो रहा था और वो वहीं खड़े होकर फूल और पौधे में पानी डालने लगी और मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। निखिल जब गार्डन एरिया की तरफ आया तो उसने निहारिका को देखा जो फूलों में पानी डाल रही थी। वह उसकी गुनगुनाहट सुन नहीं पा रहा था, पर उसको वह आवाज भी मीठी ही लग रही थी। निखिल धीरे धीरे निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। निहारिका तो बस फूलों में पानी डाले जा रही थी और उनमें ही मगन थी। निखिल निहारिका के थोड़ी दूर के फासले पर जाकर रुक गया। वह काफी दाशिंग लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखे थे और बड़े प्यार से निहारिका को देख रहा था। फिर वह खुद के मन में बोला, मेरी जान, मुझे तुम्हारे और कितने रंग देखने को मिलेंगे। तुम मुझे किस किस अदाओं से इम्प्रेस करोगी। तुम्हारी मुस्कुराहट से लेकर तुम्हारी आंखों की चमक तक, हर चीज में मुझे कुछ नया और अनोखा दिखाई देता है। निखिल जो अपने ख्यालों में ही मगन था, तभी निहारिका पीछे पलट गई। निहारिका के हाथ में जो पानी का पाइप था, उसे पाइप में से पानी निखिल के ऊपर गिरने लगा और निखिल अपने ख्यालों से बाहर आ गया। निहारिका ने जब ये देखा तो वह कहने लगी, सॉरी सॉरी, और यह कहते हुए उसने पानी के पाइप को नीचे फेंक दिया और निखिल के पास आकर उसके कपड़े झड़ने लगी। निखिल तो खामोशी से अपनी शिद्दत भरी निगाहों से निहारिका में ही खोया हुआ था। निहारिका ने शिकायत करते हुए निखिल से कहा, आपको क्या जरूरत थी मेरे पीछे खड़े रहने की? अब आप पूरे भीग गए, आपको ठंड भी लग जाएगी, शाम का समय है। वह निखिल को डांट भी रही थी और शिकायत भी कर रही थी। निहारिका ये बात भूल गई थी कि वह खुद ही निखिल से दूर रहना चाहती थी, पर कुदरत का करिश्मा कहो या खुद किस्मत, जो निखिल को निहारिका के बार बार करीब ला रही थी। निखिल निहारिका को देख रहा था, उसकी शिकायत और डांट भी सुन रहा था, पर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उल्टा उसे निहारिका का खुद पर यूं हक जताना अच्छा लग रहा था। वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। निहारिका को जब एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है, तो वो तुरंत पीछे हट गई और निखिल को देखने लगी। उसने देखा निखिल तो उसे ही देख रहा था। तभी उन दोनों के कानों पर कार की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। निखिल और निहारिका ने उस तरफ देखा तो अक्षय फार्म हाउस आ गया था। निहारिका ने एक नजर निखिल को देखा और अक्षय की तरफ बढ़ गई। निखिल अभी भी वहीं खड़ा था, उसके पूरे कपड़े भीग गए थे। अक्षय भी निहारिका के पास आ रहा था। उसने भी निहारिका और निखिल को गार्डन एरिया में देख लिया था। जब निहारिका अक्षय के पास पहुंची तो वह अक्षय से कहने लगी, भाई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि आप जाने वाले हैं? उसने छोटा सा मुंह बनाते हुए अक्षय से शिकायत की। अक्षय तो उसे इस तरह बच्चों जैसी हरकत करता हुआ देखकर पुराने ख्यालों में खो गया था, जब निहारिका छोटी थी। आरव और अक्षय हमेशा ही निहारिका की हर एक चीज मानते थे, उसकी हर एक जिद पूरी करते थे। वह जो कहती थी, उसके बोलने से पहले ही वह दोनों उसके सामने लेकर आ जाते थे। बड़े होने के बाद तो निहारिका ने सारी शिकायत और जिद करना ही छोड़ दिया था। भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कहाँ खो गए? निहारिका ने देखा कैसे अक्षय कब से एक तक उसे देख रहे हैं, तो उसने अक्षय को आवाज लगाते हुए कहा। निहारिका के बोलने से अक्षय अपने ख्यालों से बाहर आया और निहारिका से कहने लगा,
निक, मुझे अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैंने निखिल को इस बारे में बताया भी था। जब उसने निखिल की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि निखिल पूरा भीग हुआ अभी भी वहीं खड़ा था। 87, तुम मुझे पसंद हो। अब आगे। अक्षय निहारिका को लेकर उसके पास आया और निखिल से कहने लगा, ये सब कैसे हुआ, तू भीग कैसे गए। अक्षय की बात सुनकर निखिल ने एक नजर निहारिका को दिखा। निखिल को इस तरह खुद को देखता पाकर निहारिका अपने सर को इधर उधर करने लगी। निखिल ने अक्षय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। अक्षय उसे जाते हुए देख रहा था। अक्षय ने निहारिका से कहा, इसे क्या हुआ है, ये कैसे भीग गया। निहारिका ने अपने कंधे उछका दिए, जैसे कि वह कह रही हो, मुझे नहीं पता भाई। अक्षय ने भी कुछ नहीं कहा और निहारिका को लेकर फार्म हाउस के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद निखिल अपने कपड़े चेंज करके नीचे आया और आकर सोफे पर बैठ गया, जहां पर पहले से ही निहारिका और अक्षय बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अक्षय ने निखिल से कहा, निखिल, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है। वह थोड़ा हैरान था, क्योंकि वह निखिल को अच्छे से जानता था। निखिल हमेशा ही बिजी रहता था, लेकिन उसने जानबूझकर ही निखिल से यह सवाल किया था, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो ही गया था। निखिल ने कुछ नहीं कहा और अपने मोबाइल में देखने लगा। वह सोफे पर आते ही मोबाइल में डॉक्यूमेंट चेक करने लग गया था, पर उसका सारा ध्यान निहारिका पर ही जा रहा था। वो अपनी तिरछी निगाहों से बार बार निहारिका को ही देख रहा था। निहारिका निखिल की निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। निखिल के इस तरह देखने से निहारिका को एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसे यह फीलिंग बहुत ही अजीब और एक सुकून भरी महसूस हो रही थी। निहारिका अब और इस बारे में सोचा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने निखिल की तरफ अपना चेहरा नहीं किया और अक्षय से कहने लगी, भाई, हम घर कब जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। निखिल, जो अपने मोबाइल पर डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, उसके हाथ निहारिका की यह बात सुनकर रुक गए। अक्षय ने निहारिका को जवाब दिया, बस हम अभी ही निकलने वाले हैं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। निहारिका तो कब से मौका ढूंढ रही थी वहां से जाने का, और वह मौका अक्षय ने निहारिका को दे दिया था। निहारिका ने अपना सर हिलाया और अपने रूम में तेज कदमों के साथ चली गई। निखिल निहारिका को जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से यह बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। कुछ देर के बाद निहारिका फ्रेश होकर नीचे आई। निखिल ने पहले ही निहारिका के रूम में उसके कपड़े भिजवा दिए थे, इसलिए उसे फार्म हाउस पर कोई परेशानी नहीं हुई। निहारिका ने आते ही कहा, भाई चले। अक्षय और निखिल दोनों साथ में सोफे से उठ गए और वह दोनों निहारिका को लेकर उसे फार्म हाउस से बाहर चले गए। अक्षय अपनी कार के पास आकर निखिल से कहने लगा, जो अपने कार पर बैठते ही वाला था, मैं कल तुमसे इस बारे में बात करूंगा। वह दोनों निहारिका के आने से पहले ही आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। निखिल ने अपना सर हाँ में हिला दिया और निहारिका को देखने लगा, जो इस वक्त पैसेंजर सीट में बैठने जा रही थी। निहारिका ने निखिल को एक बार भी नहीं देखा था। वह पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। निखिल को इस वक्त निहारिका का इस तरह इग्नोर करना पसंद नहीं आ रहा था। निखिल ने दरवाजा खोला और उसमें बैठ गया। उसने अपनी बॉडीगार्ड का भी वेट नहीं किया, जो उसके लिए दरवाजा खोलने वाला था। उसका सारा ध्यान सिर्फ निहारिका पर था। निखिल ने अपनी भारी आवाज में ड्राइवर से कहा, कार चलाओ। ड्राइवर निखिल की आवाज सुनकर ही डर गया था। उसके तो माथे से पसीना ही आने लगा था। उसने कार स्टार्ट करी और वहां से चला गया। अक्षय भी अपनी कार लेकर वहां से निकल गया था। रात का वक्त निहारिका के रूम में। निहारिका बालकनी में खड़ी निखिल के बारे में ही सोच रही थी। निखिल, क्यों तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो रहे हो? क्यों तुम मुझे यह एहसास दिला रहे हो? ये कहते हुए निहारिका के आंखों से आंसू का एक कतरा जमीन पर गिर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह बंद आंखों में भी निखिल का अक्स देख सकती थी। उसने आंखें खोली और अपनी नीली आंखों से सामने देखते हुए बोली, हाँ, तुम मुझे पसंद हो, पर मैं तुम्हें अपने नजदीक नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। वह बालकनी में खड़ी थी, चांद की रोशनी में नहाई हुई, और उसकी नीली आंखें शून्य में खोई हुई थी। निहारिका के रूम में अन्वेषा आई और निहारिका के पैरों पर जाकर लिपट गई। निहारिका ने अन्वेषा को देखते हुए मुस्कुराया और कहा, अरे मेरी गुड़िया, तुम आज मेरे रूम में क्या कर रही हो? अन्वेषा ने निहारिका को देखते हुए बहुत ही क्यूट फेस बनाकर कहा, एंजल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आज आपके रूम में ही सोने वाली हूँ। निहारिका ने अपने ख्यालों को दरकिनार कर दिया और अन्वेषा को अपनी गोद में उठा लिया। अच्छा, तो आज मेरी गुड़िया मेरे साथ सोएगी। अन्वेषा ने निहारिका की बात सुनकर अपना सर बार बार हिलाया, जिसे वह कह रही थी, हाँ, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। 88 न्यू एंट्री। अब आगे। निहारिका उसे लेकर बिस्तर पर चली गई और उसे अच्छे से बिस्तर पर लेटा दिया। उसके ऊपर कंबल उड़ा के साइड में आकर वह भी लेट गई। अन्वेषा ने निहारिका से कहा, एंजेला, मुझे कोई कहानी सुनो ना। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी गुड़िया, आज मैं तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। और फिर निहारिका ने अन्वेषा को एक सुंदर कहानी सुनानी शुरू कर दी।
अन्वेषा निहारिका की कहानी सुनते सुनते सो गई, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह शांति से सो गई। निहारिका ने मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ कर दी और वह भी अन्वेषा के साथ सो गई। सिंघानिया मैंशन में निखिल बेड पर लेटा हुआ निहारिका के बारे में सोच रहा था। उसकी क्यूट बिहेवियर और हरकतों के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। वह होले होले से मुस्कुरा रहा था, पर वह इस बात से खुद ही अनजान था। लेकिन फिर अचानक निखिल की आंखों की चमक कम हो गई और वह सोचने लगा, क्यों मेरी जान मुझे खुद से दूर कर रही है? क्यों उसकी आंखों में खालीपन सा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? पर अब मेरी जंगली बिल्ली, मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना होगा। इस तरह निखिल निहारिका के बारे में सोचते हुए सो गया। नेक्स्ट डे, दोनों घरों में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर चल थी। सहगल फैमिली सिंघानिया मेंशन जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जबकि सिंघानिया मेंशन में सबके आने का अच्छे से स्वागत हो रहा था। निशा आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान से उसकी खुशी का पता चल रहा था। वह कुछ ज्यादा ही एक्साइट नजर आ रही थी, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन था और वह अपने भाइयों के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए बहुत उत्साहित थी। दीपाली जी और नंदिनी चाची के साथ कामों में हाथ बटाते हुए निशा की खुशी दोगुनी हो गई थी। वह घर की सजावट, पकवानों की तैयारी और उपहारों की व्यवस्था में मदद कर रही थी। दादा दादी जी हॉल में बैठे निशा को देख रहे थे, जो काफी खुश थी। तभी सिंघानिया मेंशन के बाहर दो लड़के बड़े स्टाइल से चलते हुए अंदर आ रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी से ही पता चल रहा था कि वह दोनों काफी अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। उनका लुक, चलने का स्टाइल और आत्मविश्वास उन दोनों को और भी हैंडसम बना रहा था। वो दोनों लड़के सिंघानिया मेंशन के अंदर चले गए, जहां पर जितने बॉडीगार्ड और नौकर थे, वह सब उन दोनों लड़कों को देख रहे थे। उनकी आकर्षक व्यक्तित्व और स्टाइलिश लुक ने सभी को उनकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। एक ने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक और आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान ने उसे और भी डैशिंग और स्मार्ट बना दिया। दूसरी ओर दूसरे नौजवान का लुक काफी पावरफुल था, जो उसकी गहरी आंखों और मजबूत व्यक्तित्व से और भी बढ़ जाता था, जो निखिल की तरह डरावना और आकर्षक था। निशा ने उन दोनों को देखा तो वह जोर से चिल्लाई, भाई, आप आ गए। उसकी आवाज सुनकर पूरे परिवार ने दरवाजे की ओर देखा। निशा दौड़ती हुई दोनों के गले लग गई और उन दोनों लड़कों ने भी निशा को गले लगा लिया। दोनों लड़कों के चेहरे पर मुस्कान थी। राहुल राठौर बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, जो अपनी अद्भुत एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करता है। उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होती हैं और उसकी एक्टिंग की हर कोई तारीफ करता है। उसकी आकर्षक व्यक्तित्व और चार्मिंग मुस्कान ने उसे फिल्म इंडस्ट्री का एक टॉप स्टार बना दिया है। उसकी अद्वितीय एक्टिंग स्किल्स और आकर्षक लुक ने दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया पर भी राहुल का जलवा देखा जा सकता है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है और हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। राहुल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके अकाउंट पर फॉलो रिक्वेस्ट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। सिद्धार्थ सूर्य स्मार्ट और स्टाइलिश, अपने चार्मिंग मुस्कान और डरावने लुक से सबको आकर्षित करता है। वह रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी पर्सनैलिटी काफी यूनिक है। जब वह चलता है तो उसका स्टाइल ही बताता है कि वह एक रॉयल फैमिली का वारिस है। सिद्धार्थ सूर्य अपने उसूलों का पक्का है और लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। निखिल, सिद्धार्थ, राहुल, रॉकी और अक्षय बचपन से ही दोस्त हैं। उनकी फैमिली भी आपस में क्लोज है और काफी अच्छे फैमिली फ्रेंड भी हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको इनके बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल और सिद्धार्थ निशा से अलग हुए और दोनों घर के अंदर चले गए। वे सीधा दादा दादी जी के पास गए और उनके पैर छुए। दादा दादी जी ने उन्हें प्यार से आशीर्वाद दिया। इसी तरह उन दोनों में सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। इस बीच नौकर ने रूम में आकर निखिल को बता दिया था कि वह दोनों आ गई। इसलिए निखिल नीचे आया। आज वह घर के कपड़ों में ही था, जिसमें एक साधारण सफेद टी शर्ट और हल्के भूरे रंग की जीन्स पहने हुए थे। इस लुक में भी निखिल गजब लग रहा था। उसके चेहरे में अभी भी कोई एक्सप्रेस नहीं थी। राहुल और सिद्धार्थ निखिल के गले मिले और तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तभी राजाधीर जी ने उन्हें कहा, तुम तीनों जाकर रेडी हो जाओ। राहुल और सिद्धार्थ का कमरा भी सिंघानिया मेंशन में था, जहां वे हमेशा आते थे। यह उनका एक तरह का दूसरा घर था, जहां वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते थे। वह तीनों अपने अपने रूम में रेडी होने चले गए। निशा पहले ही अपने रूम में रेडी होने चली गई थी। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। वह बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि लंदन में जब कभी भी रक्षाबंधन आता था तो राहुल, सिद्धार्थ, रॉकी और अक्षय वहां मौजूद नहीं होते थे। वह उन सबको बहुत मिस करती थी, जिस वजह से उसे सिर्फ निखिल और अंश को ही राखी बांधनी पड़ती थी। सिंघानिया मेंशन के बाहर सहगल फैमिली आ गई थी और वे सभी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे।
अक्षय ने आज एक येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके कुर्ते पर हल्के सफेद रंग की छोटी छोटी छापें थीं, जो उसके लुक को और भी स्मार्ट बना रही थी। अक्षिता ने आज एक व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें येलो कलर की कार्यकारी की गई थी। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया था। हाथ में चूड़ी, मांग में सिंदूर और गले में अक्षय का नाम का मंगलसूत्र पहने उसके लुक को और भी खूबसूरत बना रही थी। अक्षय और अक्षिता की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अन्वेषा भी आज बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने एक येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें छोटे छोटे फूलों की छापें थी। उसके बाल दो पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसने अपने पैरों पर छोटे से जूते पहने थे, जो उसकी फ्रॉक से मैच कर रही थी। 89 मनीष और गौतम दादाजी का एक दूसरे को छेड़ना। अब आगे। मनीष दादाजी येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जो उनके ऊपर बहुत सूट कर रहा था और उनके चेहरे को और भी आकर्षक बना रहा था। मीनाक्षी दादी जी ने एक व्हाइट ब्लड की साड़ी पहनी थी, जिसमें ग्रीन और येलो कलर की कार्यकारी की गई थी। उन्होंने अपने बालों को एक पारंपरिक दादी जी के स्टाइल में बंधा हुआ था, जो उनको और भी सुंदर बना रहा था। विवान जी ने क्रीम कलर का धोती कुर्ता पहना हुआ था। वह काफी हैंडसम लग रहे थे और वर्षा माँ ने एक क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी, वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मनोज चाचा जी एक हल्के नीले रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उनके गले में हल्का सा मोती का हार था, जो उनके और भी डैशिंग बना रहा था। ललवी चाची ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें उन्होंने अपने बालों को एक साइड चोटी गुंदी हुई थी, जो उनके लुक को और भी निखर रही थी और साथ में प्यारी भी लग रही थी। वह लोग सब के सब सिंघानिया मेंशन के अंदर चले गए। आज रक्षाबंधन था, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरे मेंशन को सजाया गया था। सिंघानी मेंशन के अंदर भी सब रेडी हो गए थे। राजाधीर जी लाइट ग्रीन कुर्ता पजामा पहना हुआ था और दीपाली जी ने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उन दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल लग रही थी। नंदिनी चाची ने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अशोक चाचा ने नेवी ब्लू कोट पैंट कैरी किया हुआ था। कल्पना दादी ने मॉडल स्टाइल की साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वह अभी भी जवान है। वैसे भी कल्पना दादी हमेशा ही मजाक करती रहती थी। दादाजी ने भी दादी जी के मैचिंग के कपड़े पहने हुए थे। गौतम दादाजी मनीष दादाजी के पास आए और मनीष दादाजी को छेड़ते हुए कहने लगे, आज तो तू बड़ा कॉल लग रहा है। मनीष दादाजी कहाँ काम थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कोई कुछ ज्यादा ही रेडी हो गया है। मनीष दादाजी ने गौतम दादाजी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा। गौतम दादाजी ने मनीष दादाजी को इतराते हुए कहा, अब क्या ही कर सकता हूँ, मैं हूं ही इतना हैंडसम, तो मुझे तो रेडी होना ही था। मनीष दादाजी का मुंह बन गया। उनकी यह नोक झोंक देखकर पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। निहारिका ने दीपाली से पूछा, आंटी निशा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। दीपाली जी निहारिका के पास आए और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहने लगी, जैसे मुझे अक्षिता दीपाली माँ कहकर बुलाती है, वैसे ही तुम भी मुझे दीपाली माँ कहना, ठीक है? निहारिका ने उनकी बात सुनकर अपना सर हिला दिया। दीपाली जी ने कहा, वह अपने रूम में तैयार हो रही है, शायद अब तक तैयार भी हो चुकी होगी। जाओ जाकर मिल लो उससे। निहारिका उनकी बात सुनकर निशा के रूम में चली गई। निहारिका जब निशा के रूम में पहुंची, तो उसने निशा को देखा। उसने एक हल्के नीले रंग का सलवार कमीज पहने था, जिसमें सोने के धागे की छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। कमीज के ऊपर एक मैचिंग का जैकेट था, जो उसके लुक को और खूबसूरत बना रहा था। उसने हाई हील्स पहनी थी और अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया था। निहारिका ने निशा को पुकारा, निशा। निशा जब पीछे पलटी, तो वह तो निहारिका को देखते ही रह गई। निहारिका ने आज व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था, जो उसकी सुंदरता को और भी निखार रहा था। निहारिका की बैक काफी गहरी थी। निहारिका ने अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी बैक पूरी कवर हो रही थी। निहारिका ने जो अनारकली सूट पहना था, उसकी बैक काफी डीप थी, जिसमें डोरी बंधी हुई थी, जिस वजह से निहारिका के खुले बालों से वह छुप गई थी। निहारिका उस व्हाइट अनारकली में काफी हॉट लग रही थी और साथ में बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग रही थी। वह अपने इस लुक में बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। निशा ने सीटी बजाते हुए निहारिका से फ्लर्ट करते हुए कहने लगी, क्या बात है निक्कू, आज तो तुम कमल की लग रही हो। फिर निहारिका को देखकर उसने एक आंख मार दी और जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। निहारिका भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठी और शर्माते हुए कहा, निशा तुम भी ना। निशा उसके पास आए और अपनी आंखों का काजल निकालकर निहारिका के कान के पीछे लगा दिया और निहारिका से कहने लगी, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। निहारिका ने भी कहा, तुम्हें भी किसी की नजर ना लगे, और फिर वह दिन दोनों नीचे चले गए, जहां पर पूरा परिवार मौजूद था। 90 हैंडसम भाई और गिफ्ट्स। अब आगे। जब आरव ने निशा को देखा, तो वह तो उसे बस देखता रह गया। वह कुछ पल के लिए स्टैचू की तरह अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया था। वह एक तक निशा को देख रहा था, पर उसका निशा को देखने का नजरिया आज कुछ अलग सा था। उसकी आंखें निशा के सुंदर चेहरे, उसके चेहरे पर वह तिल जो उसकी मुस्कान को और भी खूबसूरत बना रहा था, वो उसकी खूबसूरत आंखों में खो गई और उसका दिल भी जोर से धड़कने लगा।
लेकिन फिर उसने अपना सर झटका और निशा की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया। आरव ने भी नीले कलर का कुर्ता पहना था और उसके ऊपर उसने जैकेट डाली थी। इत्तेफाक से आरव का आउटफिट निशा के आउटपुट से मैच हो रहा था। निशा सबके पास आए और दीपावली जी देखकर कहने लगी, बड़ी माँ, सारे भाई किधर है? उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कानों में आवाज आई, तुमने पुकारा और हम चले आए। राहुल ने बड़े फिल्मी स्टाइल से कहा, जिससे निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा ने सीडीओ की तरफ देखा, जहां से उसके सारे भाई आ रहे थे, निखिल, राहुल, सिद्धार्थ, रॉकी और अंश। सब के सब बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, जैसे कि किसी फिल्म के हीरो। सिद्धार्थ ने मैरून कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बिल्कुल सही था। वह एकदम रॉयल स्टाइल से चलता हुआ नीचे आ रहा था। राहुल ने ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वह एकदम हीरो की तरह लग रहा था, जो कि वह खुद था भी। उसका लुक अपनी तरफ आकर्षण करने वाला था। रॉकी ने डार्क ब्राउन कलर का कुर्ता और नीचे पेंट करी की हुई थी, जो उसके ऑरा को अलग ही लुक दे रहा था। अंश ने अपने स्टाइल का आउटफिट कैरी किया हुआ था, जो उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से बिल्कुल सूट हो रहा था। वह सबके सब बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट और चार्मिंग लग रहे थे। निखिल की नजर निहारिका पर पड़ी तो उसे देखने लगा। निहारिका पहले से ही निखिल को देख रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि निखिल उसे देख रहा है, तो उसने अपनी नजर वहां से हटा ली। निखिल ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर जल्दी उसने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। नॉट बैड मेरी जान, उसने मन ही मन में कहा, और कितना तुम मुझे पागल करोगी। वह धीरे धीरे सबके साथ नीचे उतर रहा था, लेकिन उसकी नजरें निहारिका पर ही थी। गौतम दादाजी अपने पोते को देख रहे थे, उन्होंने निखिल को मुस्कुराते हुए देख लिया था। उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि वह मनीष दादाजी से इस बारे में बात करेंगे और वह बहुत खुश भी थे कि उनका पोता निखिल निहारिका को पसंद करने लगा है। वह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें भी निहारिका पहली नजर में अपने पोते के लिए पसंद आ गई थी, पर वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वह अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, उन्होंने खुद से कहा। इसी बीच रॉकी, राहुल, सिद्धार्थ, अंश और निखिल नीचे आ गए थे। सबने बड़ों का आशीर्वाद लिया। सहगल फैमिली ने भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर वर्षा माँ ने सबसे कहा, मुहूर्त का समय हो रहा है। वह पांचों सोफे में जाकर बैठ गए और अक्षय और आरव दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गए। निशा ने थाली उठाई और निखिल को राखी बांधी। निखिल ने उसके हाथ में एक पॉकेट थमा दिया, जिसमें निशा के लिए गिफ्ट था। निशा उस पॉकेट को खोलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, वैसे भी उसने पहले ही बोल दिया था सभी भाई से, मुझे गिफ्ट चाहिए। जब उसने खोला तो वह हैरान रह गई और साथ में खुशी भी हो गई थी। उस पॉकेट में एक सुंदर डायमंड नेकलेस था, जिसे निशा बहुत पहले खरीदना चाहती थी, पर उस वक्त वो लास्ट पीस ही बचा था। निशा ने उस शॉप के मालिक से काफी रिक्वेस्ट की थी इस डायमंड नेकलेस खरीदने की, पर निशा उसे खरीद नहीं पाई थी। पर आज जब निखिल ने वह डायमंड नेकलेस निशा को दिया, तो वह बहुत खुश हो गई थी। उसने निखिल को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू भाई, मुझे यही चाहिए था। आपको कैसे पता चला मुझे यही चाहिए था? निखिल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस पता चल गया। निशा ने सिद्धार्थ को राखी बांधी और सिद्धार्थ ने उसके हाथ में शानदार गोल्डन कलर कार्ड थमा दिया। निशा की आंखें उस कार्ड को देखकर चमकने लगी। वह इतनी खुश हुई कि उसने तुरंत सिद्धार्थ की हाथों से वह कार्ड छीन लिया और उछलते हुए कहने लगी, भाई थैंक यू, आपने मुझे गोल्डन कार्ड दे दिया। वैसे भी आपको पता है मुझे शॉपिंग का कितना शौक है। निशा ने फिर सबको दिखाने लगी, देखो मेरे पास कार्ड भी है। अब मैं जितनी चाहूं उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ। उसकी इस तरह बच्चों जैसा व्यवहार देखकर वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया। निशा ने रॉकी, राहुल और अंश को भी राखी बांधी। सब ने निशा को अलग अलग तोहफे दिए थे, जैसे कि रॉकी ने निशा को एक सुंदर स्मार्ट वॉच दी थी, जिसमें कई अलग तरीके के फीचर्स थे, जैसे कि हॉट रेट मॉनिटर, जीपीएस ट्रैकिंग और नोटिफिकेशन अलर्ट। निशा को वह स्मार्ट वॉच काफी पसंद आई थी। उसने तुरंत उसे पहन लिया और अपने भाइयों को दिखाने लगी। वाह, यह तो बहुत ही शानदार है। निशा ने कहा, मैं इसे हर समय पहन सकती हूँ, थैंक यू रॉकी भाई। उद्धरण चिन्ह। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। तुम्हारे लिए मैंने इसे खास तौर पर चुना था। उद्धरण चिन्ह। निशा ने राहुल को राखी बांधी और राहुल ने उसे बीएमडब्ल्यू कार की चाबी थमा दी। निशा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने राहुल को देखा, उसकी खुशी और आश्चर्य साफ दिख रहा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, निशा। तुम्हारी सुरक्षा और सुविधा के लिए ये कार सबसे अच्छी होगी। जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न क्यूट दी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फोल्डेड हैंड्स।